तो आज हम पढ़ने वाले हैं डुअल रेडिएशन मेटल, ठीक है। उसके हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन का मतलब होता है कि किसी की भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो सबसे पहले आता है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन का मतलब है कि किसी भी उसको टेम्परेचर की मदद से बाहर निकालना। फिर आता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, हमने जैसे कि हाँ, जैसे कि हमने ये लिया, ये हमारे पास प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस का चार्ज है इस पर। और एक ले लिया हमने कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर के नीचे ले लिया हमने माइनस माइनस का चार्ज, ठीक है। अब इसमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव तरफ खिंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। कौन सी है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये उसकी तरफ खिंच जाएगा, प्लस की तरफ, तो उसे हम कहते हैं फील्ड इमर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि लाइट्स यूवी रेस है, जैसे कि हम देखते हैं ये है सबसे, ठीक है। इसे कहते हैं कि बाय अप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे लगेगी? जब हम रे डालेंगे उस पर। किस पर डालेंगे? एक मेटल की सरफेस में हम रे डालेंगे, ठीक है। और वो उस पर सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो नहीं निकलेगा। जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ हम यूवी रे का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और हमने यूवी रे को यूज़ करा। अगर समझो इसका वर्क फंक्शन 10 जूल है। हम इसे आगे भी बात करेंगे वर्क फंक्शन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर हमने 8 जूल इसे एनर्जी दी। 8 जूल की एनर्जी है किसके पास? यूवी रे के पास, ठीक है। और ठीक है, और इसमें हमने इसकी 10 जूल है, इसको 10 जूल चाहिए, मगर 10 जूल तो है नहीं हम पे एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन लिख लेगा? बिल्कुल नहीं लिख लेगा, ठीक है। और इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात और है। इस चैप्टर में हम दोनों जो लाइट के दो नेचर के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। रे और वेव नेचर के बारे में भी, और उसके मैटर वाले उसकी भी बात करेंगे, मैटर नेचर की। मैटर नेचर मतलब जैसे कि पैकेट एनर्जी के पैकेट होते हैं, वो तुमने पढ़े होंगे। प्रोटॉन, फोटोन पढ़े होंगे तुम लोगों ने, ठीक है। वो इससे कि लाइट रे फोटोन के उसमें ट्रेवल करती है वेब में भी फ्लो करती है, मतलब आती है, और मैटर की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। अब हर्ट्ज की जो ये हर्ट्ज और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, यही था कि यहाँ से ही मिला। अब जो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि उसने अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइकिंग करी उसने मेटल की सरफेस से, जिससे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तब उसने देखा कि स्पार्क हुई। ऐसे ही होता है कि वो कुछ लोग वेल्डिंग करते हैं, बाहर देखे होंगे आप लोगों ने अपने घर के आसपास, कि वो किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट में बेंडिंग करते हैं तो उसमें स्पार्क नहीं निकलती, वैसे स्पार्क मिली, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है कि करंट प्रोड्यूस तो हुआ है, करंट तो प्रोड्यूस हुआ है। और ये आपके पास इसका ये लोड रजिस्टर है। लोड रजिस्टर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में। या तो आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद हम तो बात करते हैं कि उसके बाद हमारे पास इनकी आती है नेडोल की ऑब्जर्वेशन क्या आती। इसमें क्या आती है कि सो डेट काइनेटिक एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन पे एमिट करी गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दी गई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है कि इंसिडेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट करने गई है तो हम उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं, उनके बारे में। अब एक रिलेशन आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे कि अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ घटेगी, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी गिरेगी और फ्रीक्वेंसी भी गिरेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। फाउंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंस ऑफ मतलब इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दें, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने निकलने हैं उतने ही निकलेंगे और सेम एनर्जी रहेगी दोनों के पास, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास आगे आता है कि इलेक्ट्रॉन नीड टू मेक द लाइट फ्रीक्वेंसी डेट एमिट ऑन द मेटल सरफेस, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, मतलब, ठीक है, कि जो
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि कम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से एमिशन फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो एमिशन होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि यहाँ है हमने 12 जूल, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 10 है, ठीक है। और हमने 12 जूल का फोटोन दिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज कंस्टेंट ऑफ पार्टिकल कॉल प्रोटॉन, ठीक है। हमने एनर्जी दी 12 जूल की दी, ठीक है। तो 12 जूल की दी तो हमने उससे हमें मिला, लिख ला फोटोन, लिख ले इलेक्ट्रॉन। मगर देखो 2 जूल है, पहले 10 जूल से तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। वर्क फंक्शन इस तरह से इसके मेटल के सरफेस है, मगर वो भागेंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें 12 जूल है, ठीक है। ये 12 जूल है। अब जो कितनी एनर्जी बची, अब हमारे पास बची कितनी, अब हम पे 10 माइनस 12 माइनस 10 कितनी एनर्जी बची, वो बची हम पे 2, ठीक है। अब ये जो 2 बची है हम पे 2 जूल, इससे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, मतलब वो मूव करने लग जाएगा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक इन अ मेटल प्लेट, ये मेटल की प्लेट है ऐसे समझो, ठीक है। मेटल की प्लेट है, उस पर जब सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक करेंगी, ठीक है स्ट्राइक करी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पहली बात तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मतलब ये वाली जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें देनी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो और जो इस फोटो करंट बनता है, फोटो करंट भी किससे मिलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन से, कि फोटोन द्वारा निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन को के फ्लो से जो करंट वो फोटो इलेक्ट्रॉन के जो करंट से फ्लो बनता है, वो करंट बनता है, उसे हम कहते हैं फोटो करंट। अब वर्क फंक्शन की बात करते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन ऐसा समझ सकते हो कि जब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन टू कंडक्टर, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब दी जाती है किसी भी को, मतलब कोई भी मेटल की प्लेट को दी जाती है, किस लिए, जिससे वो मतलब कंडक्ट कर पाए, मतलब इधर से निकल के बाहर जा पाए, जिसकी तो 10 जूल है ये, ठीक है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम फाई से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, फाई से, ये लिखा हुआ है डिनोटेड बाई फाई से करते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम एनर्जी दी जाए जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए, मतलब कंडक्टर की तरफ को निकलना चालू कर दे, सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं, किसकी, मेटल की सरफेस पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे निकलते हैं। ये है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, और ई से इजिकल टू एच भी आता है फॉर्मूला, एच न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ठीक है। अब वर्क फंक्शन को ये इसका डिनोट का है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि अगर हमने सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी, ठीक है, भेजी, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि ये तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो निकल गया उसमें से, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ इफ वी अप्लाई अ बैटरी नेगेटिव साइड टू द इंसिडेंट साइड देन इलेक्ट्रॉन हैव नो एनर्जी ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। मतलब जैसे कि हमारे पास ये सफिशिएंट एनर्जी डाली, हमने 2 लाइट रे डाली, समझो इसका भी 10 जूल है, तो हमने एक डाली 10 जूल की और एक डाली 12 जूल की। और जो जिनके पास तो 12 जूल था वो तो एनर्जी लेके निकल गए, ठीक है। 10 जूल तो इसको फैला करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए सेल से, मतलब बाहर आ गए, सरफेस पे आ गए। और बाकी तो जो एनर्जी बची थी उससे वो चले गए, ठीक है, मतलब मूविंग करने लगे यहाँ से यहाँ, और इससे करंट बना। अगर 10 जूल है तो 10 जूल वाले सरफेस पे तो आ जाएंगे, मगर मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो कोई एनर्जी है नहीं। और यहाँ पर एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, ठीक है।
तो हम वो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। उसके लिए हम जो बैटरी का जो निगेटिव साइड है वो वहाँ लगा देंगे जहाँ से हम मतलब स्लाइडली डालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल कर, वो निगेटिव रिपेल करता है अपने आपस में, तो वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लेके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मतलब एक्सटर्नल पोजीशन लगाएंगे तो ठीक है। उसके बाद करते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने पहले ही बताई थी, इट का वर्क फंक्शन की तरह ही होती है। अगर जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है वो उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट्स, देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। अगर ज़्यादा है, अगर बराबर है तो सरफेस पर तो आ जाएगा बट इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि और ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये है न्यू फ्रीक्वेंसी वो 1 एनर्जी की रहती है, मतलब जो वो वाली रहती है इसकी, ना कि वो वाली जो उधर से आई होती है थ्रेशोल्ड वाली, मतलब जो सरफेस की ही होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ग्राफ आते हैं, कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं चैप्टर से। तो ग्राफ में सबसे पहले आता है फोटो करंट और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं होती, तो इसका फोटो करंट का ये कर जाएगा। क्या इंटेंसिटी का मतलब है कि हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दिए, ठीक है, बस उससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पे, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। फोटो करंट और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट हो जाएगा। सैचुरेशन करंट का मतलब है कि कांस्टेंट करंट हो जाएगा। पहले तो बढ़ा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए, अब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, ठीक है, तब जाके वो होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइन देन देयर मोर करंट विल बी प्रोड्यूस, मतलब हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन, जिससे कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट और बढ़ेगा, वरना तो ये करंट सेम रहेगा, मतलब सैचुरेशन करंट हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर जाके सैचुरेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये एक ग्राफ आ जाता है एक और, देखो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर सेम। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम रखी है मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दिए, जिससे क्या हुआ है, जैसे कि I2 के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है उसकी लाइट रे में जो आ रही है, किस पे, मेटल की सरफेस है, जिससे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मगर यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम निकल रहा है, तो इसी बार ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर भी लिखा है लिखा है मैंने इस बार हिंदी और इंग्लिश का दोनों यूज़ करा, मतलब इंग्लिश मतलब वही इंग्लिश और हिंदी मिला के, जो आप व्हाट्सएप पे या अपने दोस्तों से बातें करने में यूज़ करते हो नॉर्मली, जिससे कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो ये वाली डेफिनेशन पढ़ के तो आपको मतलब कर पाएँ। तो एनर्जी सेम है बोथ की, ठीक है, फोटोन सॉरी, ठीक है, एंड जब ये इंसिडेंट होगा प्लांट पर तो इनका इलेक्ट्रॉन का पास भी सेम एनर्जी होगी, मतलब जब इंटेंसिटी होगी, ठीक है, हमने एनर्जी सेम रखी है, सेम एनर्जी मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा, समझो जैसे कि हमने ये है यहाँ पे एक में 10 जूल है एक में 20 जूल है, इसको 8 जूल चाहिए, ठीक है, 8 जूल क्या चाहिए, फंक्शन एनर्जी चाहिए, ठीक है, मगर तो क्या हुआ, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे भी, ठीक है, तो बस इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा एनर्जी, और एनर्जी भी सेम रहेगी उन पे, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी उन पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि अब ये ग्राफ ये वाला आ गया, इसमें ग्राफ में क्या करा हमने, मैक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एज मैक्स एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मैक्स कर दी हमने, यहाँ पर प्रोटॉन जिनका मैक्स रहेगा उसकी एनर्जी मैक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि I3 के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, तो उसकी एनर्जी भी मैक्स है, ठीक है, देख रहे हो, फोटोन ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी मैक्स है। और उसके बाद हम पे दूसरे की आती है, फिर फर्स्ट की आती है, यदि सेम है। फाइनल इक्वेशन हमें इक्वेशन क्या मिली इससे, हमें इससे इक्वेशन ये मिली कि ये तो वर्क फंक्शन है, E=hv, ये वर्क फंक्शन ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में V और
अभी बताई थी मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ आ जाओ। अब देखो जो फोटोन की एनर्जी है वो दो चीज़ों में डिवाइड होगी, ठीक है। एक तो वो वर्क फंक्शन में होगी, सेटिस्फाइज करने को मेटल का जो सरफेस है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। तो इससे हमें क्या मिलता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू इजिकल टू वर्क फंक्शन आ गया प्लस 1/2 एम बी, ठीक है। एम बी स्क्वायर रह गया यहाँ पर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी वर्क फंक्शन को हम एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और आपने टाइम पीरियड तो पता ही होगा, ठीक है, लोगों को, कि टाइम पीरियड होता है लैम्डा अपॉन सी, मतलब वेवलेंथ अपॉन स्पीड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये रही, और ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मगर अगर हम इसको हम पलट दें, ठीक है, इसको हम पलट दें तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, हम फ्रीक्वेंसी आएगी लाइट मतलब स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे इधर में। अब जैसे कि ये आ गई, अब जो ये वेवलेंथ दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी की जगह ये वाली फ्रीक्वेंसी का जो ये जो वैल्यू हमने निकाली है अभी टाइम पीरियड से, वो यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 एम बी स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं इधर, ये 1 मिनट में ज़रा इसे एडजस्ट कर लूँ, ज़रा मैं 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 लाइटें दी, एक के पास 20 है, 21 है और 22 है, ठीक है, दी हमने। अगर हम बैटरी का -12 से जा रहे दे या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो ई रिपेल हो जाएगा एंड करंट फ्लो नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है जैसे कि हमने यहाँ पर कनेक्ट करी है बैटरी का नेगेटिव साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना कि बैटरी का नेगेटिव साइड है। अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मगर जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसको हमने नेगेटिव साइड लगा रखा है, तो इधर क्या बन गया, ये तो नेगेटिव चार्ज हो गई प्लेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, तो करंट फ्लो होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया नहीं उधर, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम पे बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा प्रोटॉन को रोकने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इसमें एनर्जी लगेगी उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जो करंट को स्टॉप करने चाहती है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, मतलब उसे स्टॉप करना चाहती है कि रुक जाए, करंट फ्लो ना हो, ठीक है। के ई मैक्स होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी, कि वर्क डन की बैटरी से कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं के ई मैक्स इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्यों हुआ, क्यों, देखो क्यों क्या है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये तो वेव, ये तो आई गई इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो तो लगनी ही लगनी, क्यों थ्रेशोल्ड एनर्जी तो लिख लेगा। फिर मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम, ये इसी की डेफिनेशन है किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट, ठीक है। ये हमारे पास उसकी आ गई इसकी कि मिनिमम जो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होता है, अप्लाई करते हैं जो हम नेगेटिव वोल्टेज, किसके लिए, उसको स्टॉप करने के लिए फोटो करंट को, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसमें हमारे पास सॉरी, हमारे पास इसमें मैक्सिमम जो के ई एनर्जी होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इक्वल हो जाती है किसके, स्टॉपिंग वोल्टेज के। और ये स्टॉपिंग वोल्टेज किसमें मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी में मेजर होता है, और इसका के ई मैक्स होता है ईवी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये इससे ड्राइव हुआ, मतलब ऐसे निकाल सकते हो आप मैक्सिमम वाली, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ऐसे इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, वो हमने लिख दी। और इसको भी हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे वर्क फंक्शन, क्योंकि हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी तो दे रहे हैं, जब हम इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही तो दे रहे हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, तभी तो लिख लेगा वो, ठीक है, उससे। और यहाँ पे के ई मैक्स है, मतलब एनर्जी जो है मैक्स है, तो एच न्यू यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर तो यही है, और ये इसका ये है। के ई मैक्स को हमने क्या लिखा था, ई वी नॉट लिखा था, ई वी वोल्ट, वही उठा के यहाँ पर रख दो ये वाली वैल्यू।
अब जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, उसकी बात करेंगे, समझो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाला ये है 12। ठीक है, 12 जूल है ये, 12 जूल का ही एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हमने भी तो 12 जूल ही लगाना पड़ेगा। अगर हम 10 जूल लगाएंगे तो ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया इनसे। ठीक है, इससे क्या बना, एक इक्विलिब्रियम बन गया, 12 12 कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दोनों, ये इधर को ये इधर को लग रही है, एक आगे को लग रही है तो एक पीछे को लग रही है, और आगे पीछे की फोर्स कैसी हो जाती, कट जाती हैं, उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और ग्राफ आता है, ग्राफ किस में है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे है और सैचुरेशन पे है। ठीक है, लिखा वो अगर मैक्सिमम ई बढ़ेगी तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जैसे कि अगर इसका ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर इसमें हमने ये बढ़ा दिया, हमने इसमें हम उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, हमें ये भी बढ़ानी पड़ेगी। और उसको रोकने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ये लिखा भी है मैंने कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो हमें ये भी स्पोर्टिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, किसके लिए, इसे रोकने के लिए। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ और आता है, उसमें क्या है, इसका उल्टा है। जैसे कि अगर दोनों का फोटो करंट और वो है, इसमें हमने क्या रखा है इंपॉर्टेंट, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो सेम इंटेंसिटी है तो सेम फोटो करंट रहेगा, तो सेम फोटो करंट रहेगा तो उसको अगर हम स्पोर्टिंग वोल्टेज भी बढ़ाएंगे, मतलब एनर्जी बढ़ रही है इसमें से भी, ये एनर्जी बढ़ने का है। ठीक है, इसमें क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, मगर जो फोटोन और इंटेंसिटी है वो सब सेम है, और फोटो करंट भी सेम आएगा अगर इंटेंसिटी सेम है तो। अभी हमने पीछे वाले ग्राफ तो हमने इसमें पढ़ा था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तभी तो इसमें से करंट बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाते तो करंट कैसे बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने इसमें एनर्जी और प्रोटॉन सेम रखी है, ठीक है, मगर इंटेंसिटी I2 की ज़्यादा I1 से। ठीक है, तो यही होगा इसमें भी। इसमें क्या हुआ, तो सबको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम लगेगा क्योंकि एनर्जी सेम है इसमें, ठीक है, फोटोन की, मगर इंटेंसिटी चेंज है, तो बस क्या हुआ कि ये बढ़ गया, करंट बढ़ गया, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा तो करंट ज़्यादा बनेगा। उसको रोकने के लिए क्योंकि एनर्जी सेम है तो और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, इस पे 2025 में सवाल आया था। तो ई फोटोन इजिकल टू वर्क फंक्शन पर के ई मैक्स, ये पीछे वाला फॉर्मूला है, ये भी पीछे की तरफ फुट कर देंगे हम सेम। मगर जब हम यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस पे रखेंगे इसको, तो हमें वाई एक्सिस में रखना, तो हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ये माइनस के हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वी नॉट, बस हमें वी नॉट लिखना है, बस यहाँ पर वी नॉट रहने देना है। तो हम इलेक्ट्रॉन को जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ इन दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कि आप मैथ की तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी तुम लोगों ने, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो हम पर y क्या है, y ये हो गया वी नॉट, ठीक है, y एक्सेस हम पर वी नॉट आ गई और हम पे x पे ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अब हम देखो, अब हमने यहाँ से ये लिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, यहाँ लिखा हुई है स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऑलवेज, क्योंकि यहाँ का जो टेन थीटा है, मतलब जो स्लोप है यहाँ का वो h/e है। प्लैंक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज नहीं होता उसको कुछ भी, इसी मारे। ठीक है, अब बी नॉट जो है वो बी से ज़्यादा है तो एमिशन हुआ है यहाँ पर, मतलब फोटोन का, ठीक है, वही है। और अगर हम इसी लाइन को जो निगेटिव में हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल है और हम इसी को ही हम पीछे को ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन मिलेगा। तो वर्क फंक्शन कैसा होगा, निगेटिव में, क्योंकि ये कहाँ है, पीछे वाली डायरेक्शन में, निगेटिव साइड में, नीचे को है। नीचे में तुमने आप लोगों ने मैथ में ग्राफ पढ़ाई होगा कि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव रहता है, ठीक है, वो। अगर हम यहाँ, और एक बात और वो बताना भूलिए, अगर हम इसी साइड में, ठीक है, अगर हम
इसी साइड में जैसे कि मैंने पोटेंशियल लगाया, कुछ पोटेंशियल है, समझ लो ये मतलब इसका पार्ट नहीं है, मैं काट दूंगा इसको इसके बाद समझाने के बाद, ठीक है। अगर इसमें हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया है, ठीक है, ये साइड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइप को नेगेटिव जाएगा, ठीक है। ये कौन सा ऐसे समझा रहा हूँ, ये मैं समझ लेना कि मतलब यहाँ पर -4 की वोल्टेज लगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस का 4, ठीक है, वो माइनस इसलिए है बस दिखाने को क्योंकि ये माइनस पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल लगाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है उसे स्टॉप करने के लिए, ठीक है, उसके लिए माइनस है, ये मैथ वाला माइनस नहीं है, ठीक है। बस ग्राफ में बस ऐसे याद रख सकते हो, जो ग्राफ आपने मैथ वाले वो उसका कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको इजी पड़ेगा याद करने में, कि इधर साइड पॉजिटिव होता है, इधर साइड निगेटिव होता है, ठीक है, नीचे निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो उससे आपको ईजी रहेगा याद करने में। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या हुआ, एच देखो V0 हो गया, तो ये V0 हो गया ये, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता ही है, बस वो है। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू हैं, ये वैल्यू देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इसके ऊपर कभी कभी सीधे सवाल पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर। सबसे पहले है एस सी हमारे पास है, ठीक है, एस सी अगर 1240 दे दिया नैनोमीटर में, ठीक है, नैनोमीटर अगर नैनोमीटर में आंसर निकालना तो 1240 नैनोमीटर ई वोल्ट, ठीक है, ये इन दोनों का क्रॉस है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट और करंट का, वो करंट का नहीं सॉरी स्पीड का, लाइट की स्पीड कितनी रहती है 3 × 10⁸ रहती है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई यही है। और उसके बाद एस सी अगर आर्मस्ट्रांग में पूछा हो तो हम 12400 ई वोल्ट से करेंगे। अब इधर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स की। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन क्या क्या है कि पहले जो मास है, जो रेस्ट पे जो प्रोटॉन है उसका मास है वो 0 रहता है। 0 क्यों रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल लाइट की स्पीड से चल रहा है तो वो 0 रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिखा है, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, चार्जेस इनवेरिएंट वाले उसमें, ठीक है सॉरी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक है, वो कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये करंट बढ़ा, वो जो वेलोसिटी है वो लाइट के बराबर होने हो गई, जिससे हमारा अगर ठीक है, जिससे हमारा ये आता, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्या आता है, m=m0 अपॉन मास है ये, अपॉन में 1 - c²/c², तो मास m0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, m0 0 हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसकी जो रेस्ट में जो मास रहता है प्रोटॉन का वो 0 रहता है। और उसके बाद है जो लाइट रहती है, लाइट कंसीडर टू बी आर मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। जो मैंने पहले बताया था, मतलब छोटे छोटे पैकेट में लाइट की बात करी गई थी कि ये मेटल में भी होती है और वैसे भी वेव नेचर की भी होती है ये, ठीक है। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर एनर्जी के पैकेट के बारे में बात करी गई है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। मोमेंटम क्या होता है इसका, h/वेवलेंथ, याद रखना जरूर। इस पर कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वरना एनर्जी अपॉन स्पीड, ये लिखा हुआ है एनर्जी अपॉन स्पीड या h/λ, मतलब वेवलेंथ। एनर्जी क्या होती है फोटोन की, एनर्जी होती है फोटोन की h न्यू या hc/λ लगा सकते हो कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी हम पे क्या होती है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो प्लैंक कांस्टेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p=h/वेवलेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने E=hc/λ, क्योंकि सी इसकी सी हमें पता है फ्रिक्वेंसी है। अब E=h, h आ गया नीचे भी, लैम्बडा क्या हो, वो लैम्बडा क्या होता है ये, क्योंकि लैम्बडा को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा सी के, ठीक है, ये इसके नीचे आएगा, एस से एस कैंसिल, तो बचा क्या E=PC, ये वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, एस से एस कट जाएगा तो PC बचा। PC क्या हुआ, मोमेंटम, तो एनर्जी = मोमेंटम इनटू स्पीड। यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या है,
ये है वर्क फंक्शन से इधर से ये फॉर्मूला ये निकल गया इधर से कि H/P। अब डी बोगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मैटर वेव भी कहते हैं। मैटर वेव क्यों कहते हैं? इन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल है ना वो वेव नेचर भी होता है उनके पास, और उनके पास मैटर भी। उन्होंने सब चीज़ को वेव बता दिया था, ठीक है। पहले हमने वो निकाला था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ बता दी थी इन्होंने। वेवलेंथ क्या बताई थी कि पार्टिकल के पास भी वेवलेंथ होती है, ठीक है, पार्टिकल में, तो वो निकाली उन्होंने। तो ये डी बोगली वेवलेंथ आ गई हमारे पास ये। अब लैम्बडा इजिकल टू H/mb है इसका फॉर्मूला, ठीक है, वेवलेंथ की, मैटर वेव, और इसे हम मैटर वेव भी कहते हैं। और रिलेशन बिटवीन में अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 1/2 mv² इंटू mm, मतलब मास। मोमेंटम क्या होता है? मास अपॉन मास होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k इजिकल टू ले लिया m² v² अपॉन 2 मास 2m। अब k इजिकल टू p² आ गया, p² आ गया, ठीक है, क्योंकि m² प्लस b² है ना, मतलब वेलोसिटी और मास का है, तो p² हो गया। अब p² हो गया अपॉन 2m हो गया। यहाँ से हमने ये हटाया, k यहाँ ये यहाँ से यहाँ उड़ के चली गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो अब यहाँ से हमें यहाँ से स्क्वायर निकालना है, हटाना है, स्क्वायर हटाने में यहाँ पर अंडर रूट आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये रहता है, ये फोटोन के लिए है, ठीक है। फोटोन के लिए पूछा जाता है p इक्वल टू 2m के लैम्बडा क्या होता है हम पे H/P। तो वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ है ये, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, उसके निकालने के लिए हमने लैम्बडा इक्वल टू H/2m के लिख लिया, क्योंकि ये क्या है, वेवलेंथ में हमारे पास क्या है, ये मतलब यहाँ पे मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ से, ये तो हमने ये पुट कर दी। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये लैम्बडा इक्वल टू H/2me, एम ही बोल्ड लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो किस में लेंगे हम, ईवी वोल्ट में लेंगे। तो ईवी वोल्ट लिखेंगे तो इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, जिससे हमारे पास क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू 12.27 एमस्टोन निकलेगा। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है 1.6 इंटू 10⁻90 कोलाम। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया और यही हमारा चैप्टर होता है समाप्त। यहाँ हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्मूला आ गए हैं यहाँ पर आपके, आप फॉर्मूला पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। बाकी मैं इसके नोट्स भी अभी प्रोवाइड करवाता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके।